अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएलई। एसएलई मतलब सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस। अब एसएलई क्या चीज़ है? एसएलई एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मल्टी सिस्टेमिक है और अमेरिकन अफ्रीकन के अंदर मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, वो भी चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर। अब मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ है, इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, उनको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, डोपामिन रैश। डोपामिन रैश का क्या मतलब है कि इसके अंदर पेशेंट की स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर डिस्कॉइड रैश मिलेंगे। इसके अलावा ओरल अल्सर्स है, फोटोसेंसिटिविटी होगी, पेशेंट को आर्थराइटिस होगा, जॉइंट पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, मोलर रैश जिनको हम कॉमनली बटरफ्लाई रैश कहते हैं। बटरफ्लाई रैश इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसके अंदर हम एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडीज लेवल चेक करेंगे, वो एलिवेट मिलेगा। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज लेवल चेक करते हैं, वो हमें पॉजिटिव मिलता है। इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज चेक करते हैं, ये हमें पॉजिटिव मिलती हैं। फिर हम इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स चेक करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कॉमनली सीजर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा लोकल सेरेब्राइटिस के साथ, मतलब सेरेब्रल इन्फ्लेमेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। ई फॉर एलिवेशन ऑफ ईएसआर। रेनल डिजीज रैश का रेनल डिजीज मतलब इसके अंदर पेशेंट की लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होगा। एएनए एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगी। सोरोसाइटिस होगा, मतलब कि प्लूराइटिस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, और हेमेटोलॉजिकल प्रोसेसेस आ सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो सकता है, पेशेंट ल्यूकीमिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, तो कलेक्टिवली पैनसाइटोपिनिया के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम सिलेक्टिवली हम सिस्टम वाइज देखें तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होने वाला है वो हमारे जॉइंट्स होते हैं। 90% केसेस के अंदर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पेशेंट को आर्थराइटिस होगा। आर्थराइटिस में पेशेंट को पेन होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन डिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसके अंदर डिफॉर्मिटी ना होने की वजह से एक्सरेज के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं आएंगे, एक्सरे हमें नॉर्मल ही मिलेंगे। फिर दूसरी सिस्टम की बात करें, 70% अप टू स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है। स्किन के अंदर दो फाइंडिंग तो हमारी मोलर रैश आ जाती है, डिस्कॉइड रैश आ जाते हैं, जिनको हम बटरफ्लाई रैश या मोलर रैश, डिस्कॉइड रैश कहते हैं। फिर उसके बाद 50% रेनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके अंदर पेशेंट को लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होता है। अब लुपस नेफ्राइटिस की भी स्टेजेस क्लासेस होती हैं, इसकी भी 6 क्लासेस होंगी। क्लास 1 के अंदर मिनिमल मैसेंजर डिजीज डेवलप होती है। क्लास 2 के अंदर मैसेंजर प्रोलिफरेटिस नेफ्राइटिस डेवलप होगा, लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होगा। क्लास 3 के अंदर पेशेंट को फोकस लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होता है। पेशेंट को क्लास 4 के अंदर डिफ्यूज लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होगा। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर पेशेंट को क्लास 5 मोस्ट कॉमनली डेवलप होती है, जिसके अंदर मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होता है। क्लास 6 के अंदर एडवांस स्क्लेरोसिस लुपस नेफ्राइटिस डेवलप होगा। और इसके बाद हम कार्डियक सिस्टम की बात करें तो पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस ऑटोइम्यून मीडिएटेड लिम्फेन सैक एंडोकार्डाइटिस डेवलप होगा। और इसके अंदर भी मोस्ट कॉमनली माइटल वॉल्व इन्वॉल्व होता है। फिर अगर सीएनएस की बात करें तो साइकोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट को वास्कुलाइटिस का फिनोमेना डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एमआई हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्कीमिया हो सकता है, पेशेंट को रेनॉल्ड फिनोमेना डेवलप हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटी होती है, हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, और लास्टली इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है, ये भी वास्कुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होगी। वैसे तो एसएलई जो होता है इसके सिम्टम्स बेस पे, इसके क्राइटेरिया में से 4 पॉइंट्स के पॉजिटिव होने पे ही हम डायग्नोस कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ एंटीबॉडीज चेक करनी होती हैं। उसमें से सबसे पहले हमने कोई भी आर्थराइटिस है उसमें ये चेक करना है कि एएनए एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं या नहीं है। ऑटो इम्यून आर्थराइटिस के अंदर जो एएनए एंटीबॉडीज अब पॉजिटिव होंगी, लेकिन अगर एंटीबॉडीज एएनए एंटीबॉडीज नेगेटिव आती हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो हैं वो नेगेटिव आती हैं, तो इसका मतलब एसएलई नहीं होगा। तो सबसे पहला मोस्ट जो हमने टेस्ट चेक करना है वो एनए एंटीबॉडीज के लेवल चेक करना है। फिर उसके बाद हमने एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडीज का लेवल चेक करना है। ये भी जो है ये सेंसिटिव है, लेकिन ये डिजीज़ की जो प्रोलिफरेशन है, डिजीज़ की एक्टिविटी के बारे में बताती है। लेकिन अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मोस्ट सेंसिटिव जो मोस्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा वो एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज होती है फॉर एसएलई। इसके अलावा एंटी एस एस ए, एंटी एस एस बी, एंटी एस एस ए, एंटी रो आर ओ एंटीबॉडीज, एंटी एस एस बी, एंटी
LA ला एंटीबॉडीज़ भी चेक करते हैं। इसके अलावा डिजीज़ की प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स स्पेसिफिकली C3, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 को लेवल चेक करते हैं। जितना इसका लेवल लो होगा प्रोग्नोसिस उतनी पुअर होगी, क्योंकि SLE उतना ज़्यादा जो होगा प्रोग्रेसिव होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्थराइटिस की जॉइंट पेन को चेक करने के लिए हम एक्सरे चेक करते हैं, एक्सरे नॉर्मल आते हैं। CBC का लेवल चेक करते हैं, पेशेंट एनीमिक हो सकता है, ल्यूकोपेनिक हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक हो सकता है, तो तीनों सेल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मदर्स ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान SLE होता है, उनकी बॉडी के अंदर anti-SSA एंटी रो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। वो एंटीबॉडीज मदर से जो फीटस होता है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से फीटस को फिर न्यूनेटल SLE डेवलप हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिटाइलेशन स्लो होती है, मतलब ड्रग की मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होने की वजह से स्पेसिफिकली कुछ ये 4 ड्रग्स हैं, वो किसी भी ड्रग की वजह से, लेकिन स्पेसिफिकली 4 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड, उसके अलावा फेनेटोइन है, प्रोकेनामाइड है, और मोस्ट कॉमन जो कॉजिंग ड्रग इंड्यूस SLE ड्रग है वो हाइड्रोलाजीन है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं। अब ये चेक करना हो ड्रग इंड्यूस SLE है या नहीं, एन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, एंटी DS DNA एंटीबॉडीज नेगेटिव होंगी, लेकिन एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज जो होंगी ये पॉजिटिव होंगी। इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले पेशेंट की मेन कंप्लेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले जॉइंट्स होंगे, तो पेशेंट जॉइंट पेन की कंप्लेन करेगा। तो जॉइंट पेन के लिए हम NSAIDs का इस्तेमाल करेंगे। NSAIDs में भी NSAID ऑफ चॉइस जो होती है हम वो इस्तेमाल करते हैं, इंडोमेथासिन का। फिर अगर नहीं कवर होता तो हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं एक्यूट फ्लेयर के अंदर, और उसमें भी मेथाइलप्रेडनिसोन का हाई डोज IV में यूज़ करते हैं। नो डाउट इसको हम मेंटेनेंस डोज के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन इमरजेंसी के अंदर एक्यूट फ्लेयर के अंदर हाई डोज में IV में मेथाइलप्रेडनिसोन का यूज़ करेंगे। फिर अगर रिफ्रैक्टिव है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, उसमें हम पेशेंट को कंटिन्यूसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, प्रेडनिसोन दे सकते हैं। फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ाथियोप्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली स्किन की इन्वॉल्वमेंट है या जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके लिए हम स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर लुपस नेफ्राइटिस की कंप्लेन है तो उसके अंदर मिकोफेनोलेट या साइक्लोफॉस्फामेट का इस्तेमाल करते हैं।